रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं मैरिया टाउन कराची में आपके कारोबार और सरमायाकारी को मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए कॉस्मोस बिजनेस टावर, जहां ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर वसी और शानदार ऑफिसेज बेहतरीन कीमतों में दस्तयाब हैं। मेन गेट से सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव पर मैरिया टाउन कराची की सबसे प्राइम कमर्शियल लोकेशन 400 फीट वाइड मेन जिना एवेन्यू रोड पर वाक़ है। तामीराती काम तेजी से जारी है, तो अभी इस आलीशान मंसूबे का हिस्सा बने और महफूज करें अपना मुस्तकबिल। बुकिंग सिर्फ 10 लाख से, वो भी 30 महीनों की आसान इकसात के साथ। तो अभी हमसे राब्ता करें और अपना आलीशान ऑफिस हासिल करें। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉन्टैक्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप प्रोग्राम देख रहे हैं शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। नाजरीन, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत भाग रहे हैं। हमें अपने अतराफ़ का कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कौन कितनी परेशानी में है, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। हम सिर्फ पैसे के पीछे भागने में लगे हुए हैं। अपने अतराफ़ में अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसी को हमने दरगुज़र किया हुआ है। रमज़ान का महीना है और ये बाबरकत महीना हमें ये मैसेज देता है, हमें खुलूस के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, हुकूकुल इबाद के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो इस काम को लेते हुए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जामिन ग्रुप के चेयरमैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के। इसके अलावा चेयरमैन हैं ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन यूनाइटेड ग्रुप के, और साथ साथ मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी रियल्टर एसोसिएशन के भी चेयरमैन हैं सैयद काशिफ शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। और सना ख्वाह हमारे साथ हैं मोहम्मद मियाँ हाशमी साहब। और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो करेंगे वो नातिया कलाम के साथ करेंगे। करम आज बाला बाम गया है, करम आज बाला बाम, करम मोहम्मद का नाम गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम गया है, ज़बां पर मोहम्मद का। मुझे मिल गई दो आलम की शाही, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई दो आलम की शाही। मेरा उनके मंगतों में नाम गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम
का हासिल कलाम शेर मजा जब है सरकार मजा जब है सरकार महशर में कैद वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम पर मोहम्मद का मक्ता पेश करने लगा हूँ चरा बद में हस्ती में खालिद चरा निगाहों में हुस्न तमाम गया है, निगाहों में हुस्न तमाम गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, माशाअल्लाह ज़ुबा पर मोहम्मद का नाम आ रहा है। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं और हमारे साथ बैठे हैं सैयद काशिफ शाह साहब। शाह साहब, खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया जनाब। अब अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर हमारे पास हाजिर हुए हैं। सर, दो चार बातें हैं जनाब, कैजुअल टॉक करेंगे हम, थोड़ा पर्सनल होंगे आपसे और कुछ ख़ास नहीं, रमज़ान के हवाले से बात करते हैं। आप माशाल्लाह वैसे तो इस वक्त है SVP हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के जनाब, तो उस बारे में भी साउथ रीजन के सिंध और बलूचिस्तान रीजन के साथ साथ आप माशाल्लाह एक प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे। आप जो अंडर डेवलपमेंट आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जामिन ग्रुप के हैं, कराची में हैं, कराची से बाहर भी हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं और थोड़ा सा आप सोशल हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ रमज़ान आप किस तरीके से गुजार रहे हैं, ठीक है, और कोई ऐसी मेमोरी जो बचपन की हो जो आपको याद हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम एक लेंगे छोटा सा इस वक्त ब्रेक। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद ये सवालात सारे हम शाह साहब से बात करेंगे इन चीज़ों पर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ बैठे हैं शाह साहब, मशहूर शख्सियत हैं और एज ए बिल्डर इन्होंने बहुत काम किए हैं और डेवलपमेंट में इनका जो मैंने खुद पर्सनली विज़िट किया है मलीर के अंदर MDA 1 के अंदर इन्होंने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और माशाल्लाह उसमें काफ़ी प्लॉट स्कीम है वो कर रहे हैं और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी रियल्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। ये सारे मामला जो है ये अकेले हाथ से हैंडल करते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इन सब जगहों पे पहुंच जाते हैं। शाह साहब जनाब, देखिए बेसिकली ये अकेले हैंडल नहीं किए जाते, ये सिस्टम बनाया जाता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम लेके चल रहा हूँ जिसमें हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और वो डिपार्टमेंट्स को अपने अपने तौर पे हमने काम सौंप रखे हैं, एक SOPs बना रखे हैं उनके। वो तमाम डिपार्टमेंट अपने अपने एरियाज़ में काम करते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, HR हो हमारे यहाँ, चाहे उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग हो, ये जितने भी काम है सारे डिपार्टमेंट वाइज काम हो रहे हैं वहाँ पे। तो नेचुरली सब लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जुड़ के कर रहे हैं, उसमें अल्लाह पाक ने उनके लिए भी रिस्क रखा हुआ है। और नेचुरली उसके बाद भी जितनी हमारी साइट पे डेवलपमेंट का काम हो रहा था उसमें बहुत सारी लेबर काम करती है, उन लेबर से जुड़ा बहुत सारा ऐसा तबका है जो कि मटेरियल प्रोवाइड करता है, वहाँ पे लोग काम करते हैं। ये एक पूरा सिस्टम है। मैं ये समझता हूँ हमने नसीबों को जोड़ रखा सही है और ये नसीबों को जोड़ने की वजह से अल्लाह पाक का बहुत खुसूसी करम होता है कि हमारी अपनी ताकत कुछ नहीं, बेशक वो अल्लाह अपने करम से तमाम काम करवा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। तो सर अभी जैसे जामिन ग्रुप है तो उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? आपका माशाल्लाह ऑफिस डिफेंस में है काम, आप मलीर में कर रहे हैं जी ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, फेडरेशन में वहाँ बैठे हुए हैं। जी तो सर पाँचों उंगलियाँ आपकी माशाल्लाह कढ़ाई के अंदर है। देखिए हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना वो रियल्टर्स है। हमने बतौर रियल्टर काम का आगाज़ किया। अब रियल्टर के पास जहाँ की भी चीज़ आएगी वो उसकी सेलिंग करेगा। हम पहले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहे, जिसमें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, जिसमें कुछ इदारे थे जिनके प्रोजेक्ट, जैसे DHA में हम खुद बैठे हुए तो DHA के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर मलीर की जानिब हम मूव कर गए। नेचुरली अपॉर्चुनिटीज़ देखना कंसल्टेंसी का हमारा एक हिस्सा है। जब हम किसी क्लाइंट को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो नेचुरली हमें खुद उस पर ग्रिप होनी चाहिए, हमें उसके फंडामेंटल्स का अंदाज़ा होना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी किस जाने मूव कर रही है, पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करना और फिर इवैल्यूएट करके क्लाइंट को बताना, यही बेसिक हमारी जिम्मेदारी है। जब नेचुरली इस प्रोसेस से हम गुजर रहे होते हैं तो हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए भी दिखाई दे रही होती हैं। सही है। बतौर रियल्टर काम का आगाज़ किया, फिर हमने ये देखा कि कहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम अपनी एक्सपेंशंस कर सकते हैं। एक्सपेंशंस के लिए पहले हमने अपने साथ मैन पावर जोड़ी, फिर उसके बाद रियल्टर से निकल के हम डेवलपमेंट की साइड पे आए, फिर बिल्डर की साइड पे आए। अब हो सकता है अल्लाह पाक इसमें करम करे, मजीद हम मटेरियल मैनेजमेंट और सारी चीज़ों की साइड भी चले जाएँ या उसकी अवेलेबिलिटी की साइड भी चले जाएँ। तो ये बहरहाल ये सारा काम हम जो है इस तरीके से चला रहे हैं और इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। वो चाहे मलीर का इलाका हो, इस वक्त हमारे मलीर में भी अपना काम चल रहा है, हमारा मेन सुपर हाईवे नूरियाबाद के मुकाम पे भी चल रहा है, बहरिया टाउन में भी हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा भी दीगर इलाके हैं जहाँ पे हम जो अपनी बिसात के मुताबिक काम कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद तलाश भी कर रहे हैं। राइट, तो माशाल्लाह आप ये जो ऑल कराची हमारे यहाँ कल रहमान साहब आए थे, उनके साथ भी आपने शायद प्रोग्राम देखा होगा उनका। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जितने भी रियल्टर्स हैं वो सैलरीड तो नहीं होते ना, उनका एक अपना पर्सनल परसेप्शन है कि मुझे ये काम करना है, मुझे सैलरीड पर्सन नहीं बनना है, मुझे अपना काम करना है। तो बेसिकली देखा जाए तो वो या 1% का 2% का आपके प्रॉपर्टी में या आपके ऑफिस में पार्टनर होता है। अगर हम उसको कंसल्टेंट ना कहें, एज ए पार्टनर कहें, तो वो उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं एज ए 1% का 2% का पार्टनर हूँ। उसकी फलाह के लिए, उसकी रिक्वेजिशन के लिए, उसको रेगुलाइज करने के लिए ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन या आपकी फेडरेशन, उन्होंने क्या किया है कि वो रियल्टर अपने आप को मनवा सके, कह सके कि मैं रियल्टर हूँ। देखिए पिछली 7 दिहाइयों में जो काम इस रियल एस्टेट सर्विसेज से वाबस्ता लोगों के लिए नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले 2 सालों में किया। उसका जो काम करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म हमने इस्तेमाल किया, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान का भी था, ऑल कराची का भी ये प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। किया बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में देखिए एक बहुत बड़ा तबका है जो कि पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में रियल एस्टेट सर्विसेज से वाबस्ता है जी। अब रियल एस्टेट सर्विसेज कहाँ मौजूद है? एक गांव देहात में भी मौजूद है, एक छोटे कस्बे में मौजूद है, बड़े शहरों में भी मौजूद है। यानी जहाँ पे ज़िंदगी बसती है वहाँ समझ लें घरों की रिक्वायरमेंट भी बसती है, जहाँ ज़िंदगी बसती है वहाँ पे कारोबार की रिक्वायरमेंट भी बसती है, जहाँ पे कारोबार की और ज़िंदगी की यानी ज़िंदा रहने की रिक्वायरमेंट होगी, घरों की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे नेचुरली आपको ज़मीनों की ज़रूरत भी पड़ेगी, बिल्टअप यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी। यानी वहाँ पे मौजूद इवन जो आप
अजनास उगाते हैं उसके लिए भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती बिल्कुल है। तो ऐसे ये ही। तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना रियल इस्टेट सर्विसेज के शोबे से वाबस्ता शख्स का काम है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये शोबा एक ऐसा है जो कि 7 दिहाइयों से अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पे ज़र मुबादला के ज़खायर भी जमा करने का बायस बनता है, यहाँ पे इनलैंड रेवेन्यू भी जनरेट करने का बायस बनता है, चाहे वो टैक्सेस की मद में हो या दूसरी मद में हो। अनफॉर्चुनेटली शख्स को अकेला छोड़ दिया जाता है तमाम तर मसाइल और मसाइब से लड़ने के लिए। बिल्कुल। हमने सबसे पहले इनको जमा करना शुरू किया मुख्तलिफ एसोसिएशंस की फॉर्म में। मुख्तलिफ इलाकों में ये एक एहसास उजागर किया कि आपको एक जगह पे जमा होने की ज़रूरत है। कम्युनिटी सर्विस बेसिकली आपको एक जगह पे जमा होना, अपनी तकालीफ, अपने मसाइल, अपने तमाम तर मामलात को ला के एक एसोसिएशन कायम की जाए और उसमें आके अपनी तमाम चीज़ों को बताया जाए। जब ये एसोसिएशंस कायम होना शुरू हुई मुख्तलिफ शहरों में, तो हमने शहरों के लेवल पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक मदर प्लेटफॉर्म उसको कहिए, वो बनाना शुरू किया। उसके नीचे बहुत सारी इलाकाई मामलात जो है इलाकाई एसोसिएशंस के थ्रू वहाँ पे आते थे। अब ये जो बड़ी एसोसिएशन बनी, इसने जाके हुकूमती सतह पे बातचीत शुरू की, चाहे वो इदारे हों, चाहे सूबाई हुकूमतें हों, टैक्सेस के इदारे हों। कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, मुख्तलिफ जगह पे हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी फेस करनी पड़ जाती थी जिससे हम एक थाने में जाके एक शख्स नहीं बात कर पाता था, तो वो तमाम चीज़ें उनको देनी शुरू की। फिर जब हमें एहसास हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ मामलात सूबाई या बल्दियाती लेवल तक कनेक्टेड नहीं है, हमें विफाक से भी बहुत कुछ चाहिए, तो फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया। पिछले 2 सालों में फेडरेशन के ज़रिए हम नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो पिछले साबका वज़ीर-ए-आज़म के दौर में चल रही थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रियल्टर्स की मौजूदगी को हमने यकीनी बनाया। थिंक टैंक एक बनाया गया उसका, जिसमें 10 मेंबरान थे और 10 के 10 अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट से वाबस्ता थे, हम भी उसका हिस्सा थे। इसी तरह से मुख्तलिफ जो कम्युनिटी या विफाक की सतह पर बनाए गए, उसमें हम कमेटियों में न सिर्फ शामिल रहे बल्कि हमने अपनी तजावीज़ भेजी भी और उनको मनवाया भी, जिसमें बहुत सारी ऐसी तफसीलात हैं जिससे हम कम से कम रियल एस्टेट कम्युनिटी तो इससे आ गया। और वो तमाम अफराद जो कि इसमें कहीं भी, चाहे वो ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, उन तमाम को ये चीज़ें पता किस तरह से टैक्सेस के रेशोज़ को नीचे किया गया, किस तरह से CVTs को इसमें एडजस्ट कराया गया सूबाई लेवल पे, किस तरह से गेन टैक्स के मामलात को हमने एडजस्ट किया। बहरहाल इसकी बहुत लंबी तफसील है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होना चाहिए इसके अंदर। जब मिसाल आपकी FBR वैल्यूएशन है जी, हाल में जो की है, देखिए FBR वैल्यूएशन के हवाले से हमेशा किया ही जाता था कि बंद कमरों में बैठ के FBR की इंतज़ामिया वैल्यूएशन दे दिया करती थी कि मुख्तलिफ। अच्छा, ये एक है, एक जनरल परसेप्शन है कि कहीं एक इलाके की रियल मार्केट वैल्यू अलहदा है, उसकी जो FBR ने वैल्यू तयन की है वो अलहदा है, जो DC लेवल पे, सूबाई लेवल पे होती है वो अलहदा है। अब इस चीज़ को, फिनोमेना को समझने की ज़रूरत है। देखिए हर जगह कहीं ना कहीं फ़िक्स वैल्यूज़ आती हैं, पूरी दुनिया में आप उठाती हैं, ठीक है ना। बिना फ़िक्स वैल्यूज़ के अगर आप काम करने जाएंगे तो उसमें भी हमें ही तकालीफ आएंगी। हमारे पास इदारे आके ऐसे मुसल्लत होंगे जो कि अपनी मर्ज़ी से वैल्यूएशन दे रहे होंगे, जहाँ पे झगड़े की सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो लेन देन और सारे मामलात होते हैं, आप समझते हैं उसमें कितने मामलात आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर इशू है कि FBR की वैल्यू कुछ और है, DC वैल्यू कुछ और है, मार्केट वैल्यू कुछ और है। इसके डिफरेंस की वजह खाली ये है कि हर इदारा अपने तौर पे काम कर रहा बिना स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए। हमने ये ज़रूर करा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल FBR के लेवल पे, यानी वफाकी सतह पे, अभी हालिया जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी तौर पे अपनी वैल्यूएशन दे दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में मैं ये कहूँ कि 1 घंटे के नोटिस पे वो तमाम चीज़ें रुकवा दी गई। कि कानून जो कि SRO की शक्ल में बन चुका था उसको रोका गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह रियल्टर्स की पावर थी, रियल्टर्स का इत्तेहाद था। ये वफाकी सतह पे जब सब जमा हुए तो ये उनके इत्तेहाद से मुमकिन हुआ। लेकिन गवर्नमेंट को भी इस मद में हमें कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अपनी आवाम, अपनी जो रियल्टर्स हैं, कारोबारी तबका है, उसकी मुश्किलात को समझा और फौरी तौर पर उस पर अमल किया। अब इसके बाद क्या चीज़ें हैं? इसके बाद नेचुरली हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे आप आ जाइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप आ जाइए, आप बिना स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाए काम ना करें। अब अगली हमारी जो मंजिलें हैं उसमें हम ये चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर DC ऑफिस भी है, DC ऑफिस कोई डिसीजन लेने जा रहा है, उसको डिसीजन लेने से पहले रियल एस्टेट के हवाले से रियल एस्टेट का सही जो स्टेक होल्डर है, यानी रियल एस्टेट एजेंट जो है, उसको साथ बिठाएं और उसको बिठा के तमाम फैसले लिए जाएँ। अगर नहीं लिए गए तो उस सूरत में फिर हमारे पास, हम एक मिसाल कायम कर चुके, तो इंशाल्लाह आगे भी वही मिसाल कायम करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा अब इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में कि आप अपनी मर्ज़ी से हमारे ऊपर ला के कानून मुसल्लत कर दें और उसमें हम जो खुद अपने तौर पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो उस रेवेन्यू जनरेशन से भी हम बाज आ जाएं और उसमें हम अपनी फैमिली भी मुतासर कर बैठें
और रियल इस्टेट का पूरा जो मुल्की सतह पे एक रेवेन्यू जनरेशन का सारा कारोबार चलता वो भी मुतासर हो जाए। ऐसा इंशाल्लाह अब आगे नहीं होगा। सर देखें, लास्ट ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में रियल इस्टेट का एक प्रोफेशन है, रेगुलराइज प्रोफेशन है, हम यहाँ पर अभी भी हकारात की नज़र से देखे जाते हैं, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट लेवल पे लाइसेंसिंग का इजरा करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर चलता फिरता आदमी जो है वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। सही, ठीक है, DNFBB का आना इसी वजह से था कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के ज़माने में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर जब तक हम रेगुलराइज नहीं होंगे, लाइसेंसिंग होल्डर नहीं होंगे, तो हमारी पहचान नहीं होगी, तो ये काम तो होते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में आप कहाँ देख रहे हैं रियल इस्टेट को। यूसुफ भाई देखिए, सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो मसला है, पाकिस्तान में तमाम तर इदारे जो चलते हैं या कारोबार जो चलते हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्कस करने के लिए मिनिस्ट्री मौजूद होती है जी। अनफॉर्चुनेटली जो हाउसिंग की मिनिस्ट्री हमारे यहाँ मौजूद है वो हाउसिंग की मिनिस्ट्री हमारे लिए नहीं है। वो हाउसिंग के मिनिस्ट्री के जो पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट वो तमाम डिस्कस करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने अपनी सतह पे लेकर आने हैं। जो मुल्की सतह पे जो बिला मुबालगा इतना बड़ा ज़र मुबादला लाने का बायस हम और आप रियल इस्टेट एजेंट बन रहे होते हैं या सर्विसेज से वाबस्ता लोग बन रहे होते हैं, उनके लिए कतई तौर पे कोई मिनिस्ट्री नहीं। जो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल आता है कि हम जिस वक्त अपनी शनाख्त की आवाज़ को उठाते हैं या अपने लिए किसी रेगुलेशन को की बात करते हैं, तो हमारे लिए कोई मिनिस्ट्री नहीं है सामने जिससे जाके ये बात की जाए। जब हमने आज से 4 साल पहले इस पर बातचीत शुरू की तो हमने गवर्नमेंट सतह पे सबसे पहले रेरा की बात की, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लाई जाए। अच्छा, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के हल्कों ने इस पर काम भी शुरू किया, हमने भी उसमें अपनी तजावीज़ जहाँ दे सकते थे हमने दी। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो सिर्फ और सिर्फ रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को महदूद कर दिया गया कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के साथ, लेकिन उसमें जो सर्विसेज का शोबा था उसको शामिल नहीं किया गया। अच्छा, उसमें फिर इस किस्म के बायलॉज क्रिएट किए गए उसमें कि काम करने वाले शख्स को मुश्किलात होती थी, सिर्फ उसके लिए आसानियाँ नहीं थी, उसमें मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की जा रही थी, उसके लिए ऑलरेडी ये NOCs का उसूल और तमाम चीज़ें वैसे ही मसाइल होते हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन उसमें कुछ इस किस्म के पैरामीटर्स उसके बनाए गए कि उसके अंदर हम समझे सारी ज़िंदगी देने का ही सिलसिला एक जारी रहता है, जिसमें आसानियाँ नहीं आ रही थी। दुनिया जहाँ में 1 विंडो सोल्यूशन है, अगर मैं कारोबार करने जा रहा हूँ तो मुझे आसानियाँ फराम की जानी चाहिए, ना कि मुश्किलात करके मुझे डराया जाए। और डराना इन्वेस्टर को ऐसे ही है कि जैसे आप किसी घोंसले के पास जहाँ पे परिंदे बहुत सारे वहाँ पे एक बम फोड़ दें, वो सारे के सारे परिंदे उड़ के चले जाएंगे। पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे कारोबारी तबके को बड़ी आसानी के साथ अपना कारोबार जायज़ तरीके से करने दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि रेरा जब बनाई गई तो उसमें ये मसाइल इस तरह के आ रहे थे कि उसमें फिर हर्डल्स कारोबारी तबके की जानिब से भी आए, लेकिन हमने उस दौरान फिर एक प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को कि एक रियल्टर्स काउंसिल बनाई जाए। अब ये रियल्टर्स काउंसिल क्या थी? बुनियादी तौर पे हम ये चाहते थे पाकिस्तान भर में, अगर हमारे मुताबिक तकरीबन 1 लाख से ज़ायद रियल इस्टेट एजेंट हैं जो बाकायदा अपने ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, हर एक ऑफिस में अगर मैं ऑन एन एवरेज को 5 लोगों को लूँ तो 5 लाख रियल इस्टेट एजेंट इस कारोबार से, सर्विसेज के कारोबार से वाबस्ता है। बहुत बड़ी तादाद है ये। 5 लाख रियल इस्टेट एजेंट 5 लाख ख़ानदान हैं कम से कम डायरेक्टली जो इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। अच्छा, ये 5 लाख ख़ानदान पता नहीं कितनों की कफालत और करते होंगे, तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की ऐसी है जो कि इस कारोबार से मुंसलिक है, जिसे कतई तौर पे गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, कोई किसी किस्म की हम सब्सिडीज तो तस्वुर ही नहीं कर सकते। हम गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखते जहाँ पे हमारे कारोबार को सिक्योर किया जाए, जहाँ पे हमें कुछ कारोबार को बढ़ाने के मौके फराहम किए जाए। एक रियल इस्टेट एजेंट कमाता क्या, उसका मैकेनिज्म क्या है? वो 2 लोगों की डील कराता है, उसमें कमीशन लेता है। हमारा कमीशन सिक्योर नहीं है। आप करोड़ों की डील कराइए, एंड में उसके बाद वो आपको कहेगा आप जाइए कर, क्योंकि आपकी कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। आप क्या बदमाशियां तो नहीं कर सकते, आप लड़ाइयां तो नहीं कर सकते, आपके लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, आप कानूनी तौर पे कहीं जाके अपनी आवाज़ लेके खड़े नहीं हो सकते। तो ये वो तमाम चीज़ें थी। हमने कहा एक रियल्टर्स काउंसिल तश्कील दी जाए। अब रियल्टर्स काउंसिल क्या होती है? जो कि एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी होती है जिसमें गवर्नमेंट के भी कुछ मिनिस्ट्रीज शामिल की जाती हैं। उसमें हमने हाउसिंग की भी रिक्वायरमेंट रखी, हमने उसके बाद ट्रेड की भी रिक्वायरमेंट रखी कि जी इनको हमारे साथ मुंसलिक किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हम उस पर लड़ते रहे, लेकिन हमें उसका रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान DNFBP आया IMF की वजह से। अच्छा, DNFBP में जिस वक्त बातचीत चली उस वक्त बहुत सारे मसाइल थे। DNFBP अपनी पॉलिसीज़ को, इतनी हार्डकोर पॉलिसीज़ को लेकर आया था कि उसमें कारोबार करना नामुमकिन था। हमने उसमें जाके बहरहाल बातचीत शुरू की, क्योंकि बड़ा इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक था। तो
पाकिस्तानी सतह पे सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि हसास इदारे भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। जब हसास इदारों के साथ हमारी बैठक हुई और हमने अपने कंसर्न्स उनके सामने रखे कि हम कैसे इस सूरत हाल में काम करेंगे, मुख्तलिफ लेवल पे FVR की वैल्यू अलहदा, रियल मार्केट वैल्यू अलहदा, DNFVP आपसे रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है, मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। हमने उनके लिए आसानियाँ तो रियल इस्टेट एजेंट के लिए हासिल कर ली। उसमें बहुत सारी ऐसी आसानियाँ थी जो हमें बाकायदा तौर पे राइटिंग में कर दी गई, बहुत सारी ऐसी थी जो कि हमें अश्योरेंस दे दी गई कि ये मामला जो है आपके इंशाल्लाह हैंडल कर लिए जाएंगे। और पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आए ताकि इकोनॉमिकली पाकिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट्स भी बढ़े। हम भी चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए नेचुरली हम जो कारोबार कर रहे हैं हम अपने लिए भी फ़ायदा उठाएं, अपने मुल्क को भी फ़ायदा दें। इस दौरान हमें एक नई चीज़ पता चली, क्योंकि हम कवानीन को पढ़ रहे थे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारे सामने था। उस दौरान यूसुफ भाई हम बहुत पढ़ते रहे उसको। एक मेरे पास टर्म निकल के आई, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की, SRB। अच्छा, कि जब सामने आई तो हमने इसको पढ़ा, ये SRB क्या है। SRB एक ऐसी टर्म है जिसके तहत पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल भी रजिस्टर्ड है, जिसके तहत पाकिस्तान बार काउंसिल भी रजिस्टर्ड है। जितनी काउंसिल्स हैं वो सारी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हैं, यानी वो खुद अपने आप को रेगुलेट करती हैं। बाकायदा इसके लिए कवानीन बनाए जाते हैं जो कि फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको बनाती है और फिर लोगों पे या इस कारोबारी हल्के के लिए इम्प्लीमेंट करती है। हमने उस दौरान इसका मुतालबा कर दिया कि पाकिस्तान में मौजूद रियल इस्टेट एजेंट के लिए SRB के कानून के तहत आप पाकिस्तान रियल्टर्स काउंसिल बनाएं। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि इसके हवाले से बातचीत चल रही थी और सारे मामला चल रहे थे, फिर हमारे यहाँ सियासी मामला और सारी चीज़ें इनस्टेबिलिटी की वजह से ये सारी चीज़ें कहीं पे हैंग कर गई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी हमारी बातचीत वहाँ पे चली थी, हम इंशाल्लाह ये जो नई गवर्नमेंट आई है या इसके बाद भी जो हम इन मामलात को हमने डायरेक्शन ले ली है, ये है राइट डायरेक्शन। इससे पहले हम मुतालबात तो रख रहे थे लेकिन हल उनको तजवीज़ कर नहीं पा रहे थे हम कि उनके पास भी क्या, अनफॉर्चुनेटली वो भी इस चीज़ से ज़रा लाइल ही थे कि इनके लिए मामला निकाले किस तरह। अब हमें हल मिल चुका है। जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने भी हमारे लीडरान हैं जो इसमें रियल इस्टेट कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, खुदारा SRB को समझे, SRB के कानून को पढ़ें। SRB के तहत हमारी एक काउंसिल होनी चाहिए, हमारी अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। जिस वक्त ये बॉडी हमारी एग्जिस्ट करेगी, बन जाएगी, हमें लीगली क्या क्या मिलेगा, हमारी इनकम को लीगली प्रोटेक्शन मिल जाएगी, हमारी शनाख्त तो हो ही गई है। DNFVP के थ्रू हमारी शनाख्त हो गई है। हमारी शनाख्त से एक फ़ायदा तो ये हो गया कि DNFVP रजिस्टर्ड जो शख्स नहीं होगा वो रियल इस्टेट में कारोबार अब नहीं कर सकेगा, तो इसका मतलब हमें शनाख्त तो मिल गई। हमें यहाँ तक तो मिल गया कि जी हमारे अलावा कोई भी वो राह चलता हुआ जो भी वो नहीं कर सकता। सिर्फ लाइसेंस एक तरीके से लाइसेंस हो गया, लाइसेंस शख्स ही करेगा, क्योंकि जिस वक्त DNFVP की ये रिक्वायरमेंट आई थी हमने उनसे रिक्वेस्ट करके लाइसेंसिंग नंबर ले ली है। तो अब जितने रजिस्टर्ड लोग हैं उनको लाइसेंसिंग तो मिल गए। अब हम आगे जा रहे हैं। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तहत अगर रियल्टर्स काउंसिल रजिस्टर्ड हो जाती है तो आप समझें फिर ट्रेड फेयर्स भी ऑर्गेनाइज हम करवा पाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू। फिर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी अपनी इंटरफेरेंस या हम अपना इनपुट दे सकेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान में होने वाली जितनी भी रियल इस्टेट या इकोनॉमिक या कारोबार रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी उसमें हमारा इनपुट आ जाएगा, हमारा एक स्टेट, हमारा एक वर्थ आ जाएगी हमारी कि हम उसके अंदर बाकायदा डायरेक्टली इनपुट दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में पिछली 7 दहाइयों में सबसे बड़ी कामयाबी होगी रियल इस्टेट एजेंट के लिए। सही। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ है कि जैसे रियल्टर्स जो काम करता है उसमें 50% रोल जो बिल्डर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर वो ग्रे स्ट्रक्चर पे आती हैं, फिर रेडी पोजीशन पे जाती हैं। देखिए ग्राउंड लेवल पे या स्ट्रक्चर लेवल पे बैंक फाइनेंस नहीं करता है, ठीक है, उसके लिए आपको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इन्वेस्टर कौन प्रोवाइड करता है? रियल्टर्स। बिल्कुल ठीक है। अब एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो सारी मदर बॉडी है ऑल बिल्डर्स की, उसका और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन का इल्हाक में कोई काम हो रहा है? क्योंकि हमने ये सुना है कि बिल्डर्स और रियल्टर्स जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कहीं जगहों पर। देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ये इंडस्ट्री एक ही है, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ मैं बनाता हूँ, जैसे मैं दोनों साइड रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं अगर डेवलपर के तौर पे कोई सोसाइटी डेवलप करता हूँ तो मुझे बेचने के लिए रियल्टर्स चाहिए। अब वो रियल्टर्स चाहे मेरे पास इन हाउस हो या मेरे साथ जुड़े हुए पूरी एक सिलसिला हो, तो मेरी चीज़ को बेचेंगे वो, मेरा इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसी तरह से दोनों की बनी हुई तंजीमों को भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत ज़्यादा फॉर्मल डिस्कशन इस मामले में नहीं रहती। उसकी शायद एक वजह है कि आबाद
एक बहुत मुनज़्ज़म और बहुत पुरानी तंजीम है और वो अपने तौर पे काम करती रही है। लेकिन अब जो सिलसिला पिछले 2-3 सालों में सामने आया और आबाद ने भी उसको देखा है, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, चाहे सूबाई सतह पे हो, जहाँ पे यानी ओल्ड कराची का हम जिक्र करें या फेडरेशन का जिक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों तंजीमों ने अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी मौजूदगी को मनवाया है। मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आबाद को और रियल इस्टेट से जुड़ी चाहे आंकड़ा हो, ऑल कराची रियल्टीज एसोसिएशन या फेडरेशन, इनको अब मुसलसल बैठना चाहिए साथ, और साथ बैठ के इनको तजावीज़ एक साथ तैयार करनी चाहिए, चाहे मुशावरत गवर्नमेंट सतह पे देनी हो या आपस में अगर इस लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन करनी, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अब इनकी होनी चाहिए, क्योंकि अब नई रिजीम आई है ऑल कराची की, आप जानते हो उसमें काफ़ी कुछ मामलात और मसाइल हैं। अगर ये मसाइल ना होते तो मैं ये समझता हूँ हमारे सदर एम रहमान, उनके बड़े अच्छे उन्होंने सिलसिले बनाए हुए हैं आबाद के साथ भी। मैं भी अपने तौर पे जो काम कर सकता हूँ उसमें कर रहा हूँ, चाहे वो आबाद हो या इंशाल्लाह उससे बड़े हम बिज़नेस प्लेटफॉर्म पे जाएँ, और चाहे चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, इंशाल्लाह हम अपना किरदार इसमें अदा करेंगे। बस दुआ ये कीजिए कि हमारे जो काम करने की रफ्तार को रोका गया है वो किसी तरह से अल्लाह पाक हम पे वो करम करे, हम उसे निकले। माशाल्लाह आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्लेटफॉर्म तो मिल गया है। जी हाँ, आसिफ समसम साहब हैं, वो रियल्टर्स एसोसिएशन के कन्वीनियर हैं जी बिल्कुल, और माशाल्लाह उन्होंने आपको स्टेक भी दिया है वहाँ पे, तो एक अच्छी एक साइन है कि रियल्टर्स जो है वो गवर्नमेंट की इदारों की तरफ आस्ते आस्ते मूव ऑन है। बिल्कुल ऐसे ही, तो इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह आप ये काम कर तो रहे हैं, इसके अलावा आप फैमिली को टाइम कैसे दे रहे हैं? मेरी फैमिली खुद कारोबार में मेरे साथ इन्वॉल्व है। हाँ, भाभी का तो सुना है बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा सोशल है वो सोशल तो मुझसे बहुत ज़्यादा है। वो बेसिकली बुनियादी तौर पर वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और हमारे यहाँ काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को वो संभालती भी हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपको उसमें बताऊं कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। जी। हमने कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी रखे हुए हैं जिसमें बीनाई से महरूम अफराद काम करते हैं, और शायद चंद कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि जिन्होंने इस तरह की टेस्टिंग की है, और भी होंगे, हमने भी टेस्टिंग की है उसमें। और मैं हैरान रह गया कि रब की ज़ात कितनी गफूर और रहीम है कि वो लोग जो हमें किसी तौर पे ऐसे लगते हैं कि मोहताजी में हैं, ऐसा नहीं है। हम मौके नहीं देते, हम जब उनको मौका दें तो हमारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। मेरा एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बुनियादी तौर पर टेली मार्केटिंग होती है। टेली मार्केटिंग में एक आँखों वाले फ़र्द की या शख्स की जो मैंने परफॉर्मेंस देखी, उसे 3 गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस ये अफराद देते हैं जो कि बीनाई से महरूम हैं। बिल्कुल सही। वो डिपार्टमेंट, लेकिन नेचुरली क्योंकि मुझे उनके साथ सेंसिटाइजेशन इतनी नहीं थी, ये जो मैडम है यानी हमारी बेगम साहिबा जो है वो इसमें बहुत सारा काम भी कर रही हैं इसमें, चाहे वो एक बिनाई वेलफेयर है उसके तहत भी काम करें, 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन उसको भी सपोर्ट करती हैं, तरह से उसमें फिजिकली भी सपोर्ट करती हैं ऐसे भी। तो उसमें हमने सपोर्ट के लिए ये भी निकाला कि उनमें से कुछ लोगों को लेके हमने ये भी चलाया। तो बहरहाल उनका काम तो दोनों जगह चल रहा है, वो मेरे काम कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। ये जो टाइम मुझे मिलता है फैमिली को टाइम तो वो हो गया उसमें, तो ये जो टाइम मुझे मिलता है वो फिर मैं रियल्टर्स एसोसिएशन और तमाम मामलात को देख रहा होता हूँ। तो समझे हमने घर ऑफिस में और ऑफिस घर में दोनों जगह सजाया हुआ होता है। उठने के बाद हमारा ऑफिस शुरू हो जाता है घर में, तो मियाँ बीवी साथ बैठ के ऑफिस देखते हैं। ऑफिस आने के बाद घर चल रहा होता है, तो मियाँ बीवी साथ बैठ के कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कवर हो जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। माशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एक्टिव हैं और सोशल और बिजनेस दोनों काम में। सोशल में उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, मुझसे कहीं ज़्यादा है। बिजनेस में भी आपके साथ पेश है? बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा ये कि अभी जैसे माशाल्लाह रमज़ान है अभी और एक 11 महीने और ये सिर्फ 1 महीना, कहते हैं कि आपकी 11 महीने जो है ना आप अपनी सोल के साथ खेलते हैं, और ये वाहिद महीना होता है रमज़ान का जो सोल जो है ना आपके साथ खेल रहा होता है। सही। आपका गुस्सा कंट्रोल कैसे करना है, आप रोज़ा रखते हैं उसमें आप कोई चूक ना करें, आपकी एडिक्शन है, ये सोल आपके साथ खेल रहा है कि देखता हूँ पूरे साल आपने मेरे साथ खेला है ना, अब मुझे बर्दाश्त करते हो कि नहीं। तो एक सिन जो है आपको कहती है कि यार मुझे एक जो शीशा है रोज़े की हालत में जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपकी हर चीज़ को, वो टूट ना जाए। सही। तो ये चीज़ आप कैसे मैनेज करते हैं, इतनी भागदौड़ करते हैं रोज़े की हालत में और 11 महीने का टाइम और ये इतना शॉर्ट टाइम। तो अब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में मोस्टली 90% लोग जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं।
तो बिजनेस एक्टिविटी तो आपके ये 6-7 घंटे नहीं होती है, फिर आखिरी में रह जाते हैं 3-4 घंटे। हम जब मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जाता हूँ, असर की नमाज़ पढ़ के वापस आ जाता हूँ, सही। मोस्टली 3-4 घंटे, उसमें बिजनेस तो नहीं होता। तो लोगों ने अपने आप को जो है ना वफ़ कर दिया है कि रमज़ान का महीना काम ही नहीं करना है। सही। ऐसा ही है। यूसुफ भाई देखिए, हमने रमज़ान को अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊँ, हमारी कंपनी इस वक्त तकरीबन कोई 200 के करीब हमारे साथ फैमिली मेम्बरान हैं, यानी मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, और जितने भी लोग हैं ये सारे सैलरीड हैं हमारे, माशाल्लाह। माशाल्लाह। हमने सबसे पहले किया ये कि रमज़ान को रियलाइज़ करते हुए कि जो हम अपने लिए चाहते हैं उससे बढ़ के उनके लिए करना चाहिए, हमने उसमें खुशियाँ समेटने की कोशिश की। हमने संडे तो हमारा ऑफ होता ही था, हमने फ्राइडे भी ऑफ कर दिया कि इनको आराम दे दिया जाए, टाइमिंग्स भी शॉर्ट हो जाती है। वैसे ही हमने आखिरी अशरे में टाइमिंग इनकी 1 से 5 कर दी। हमें पता था कि आउटपुट जो है काम के हवाले से कम आता है। अब इसमें क्या करना था, हमने रियलाइजेशन करने की सोची कि हम रियलाइज़ करें कि हमारी कमियां, खामियां, कमज़ोरियां क्या हैं। हमें ये भी अंदाज़ा था कि रमज़ान का एक ऐसा महीना है जिसमें आप टूट के रब से मांगो, अपनी कोताहियों की, अपने गुनाहों की माफ़ी टूट के मांगो, मिलेगी। जब ये हमें एहसास था तो हमने अपनी रियलाइजेशन करनी शुरू की कि हमारे यहाँ कोताहियाँ क्या है, हमारे अंदर कमियाँ क्या हैं, तो उसके लिए माफ़िया मांगते रहे। उसके लिए हमने अल्लाह पाक से बहुत रो के, गिड़गिड़ा के, क्योंकि अगर हमें कहीं हिदायत मिल सकती है तो देने वाली ज़ात भी रब की है, हम खुद से उस चीज़ को मेहनत करके हासिल नहीं कर सकते। बेशक। तो हम ये मांगते रहे, खुल के मांगते रहे, बरमला मांगते रहे। उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हम आम तौर पे नहीं करते, जैसे अनफॉर्चुनेटली कुरान की तिलावत है, वो हमारे यहाँ एक बचपन में तो बड़ा सिस्टम था, लेकिन बीच में से हमारा गायब होने लगा, जिससे बच्चों पे भी इफ़ेक्ट आता है। हमने कुछ इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कोशिश की, अल्लाह पाक से मांगा भी इसमें कि हम इस चीज़ को करें। फिर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें हम लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लाने के लिए, ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव रह गया है शायद, क्योंकि अल्लाह पाक ने इतना तो करम किया भाई यूसुफ भाई कि अभी अगर काम बंद कर दिया जाए तो अल्लाह पाक दिन रात हमारा सिस्टम गुजार देगा, और शायद जितनी ज़िंदगी बाकी है, वल्लाह आलम कितनी बाकी है, शायद गुजर जाएगी। सही है। लेकिन मज़ा बड़ा आता है किसी दूसरे के चेहरे पे अगर आप मुस्कुराहट देखो और इत्मीनान देखो, बस यहाँ से सुकून मिल जाता है। हम इस एक्टिविटी में लग जाते हैं, फिर जो थोड़ी बहुत हमारी बिसात है जी, उसके मुताबिक कर रहे होते हैं। वैसे ही रमज़ानों में इसका अजर भी बढ़ जाता है, तो हम इसमें भी कारोबार कर लेते हैं। हम कहते हैं बड़े हुए अजर में काम कर लो, 11 महीने तो पता नहीं हमारी एक्टिविटी कितनी होती है, नहीं होती। वैसे मैं इस चीज़ को मानता ज़रूर हूँ कि ये एक्टिविटी पूरे साल चलनी चाहिए, क्योंकि भूख जो है वो इंसान को रोज़ाना लगेगी। और मैं इस चीज़ पे भी बिलीव करता हूँ कि लोगों को बेहतर ये है कि आप रिस्क हासिल करना सिखाओ, उनको रिस्क कमाना सिखाओ कि वो कमाएंगे कैसे। वो जब कमा लेंगे तो वो अपनी फलाह और बका के लिए ख़ुद से मेहनत कर पाएंगे। तो हम इसी एक्टिविटीज़ में जुड़े रहते हैं, इसमें चाहे ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हो या दूसरी चीज़ें, इसमें जुड़े रहते हैं, करते हैं कोशिश अपने तौर पे। मैंने जैसे बताया कि मेरी वाइफ जो है इसमें बहुत आगे होती है, मैं बस उनके पीछे पीछे चल निकलता हूँ। चलो जी, हम भी करते हैं। वो कहते हैं ना कि व्हेन यू हंग्री फर्स्ट फील द हंगर। बिल्कुल सही। अगर आपको एहसास है कि आप भूखे हैं तो पहले सामने वाले के सोचें कि वो कितना भूखा होगा। ऐसे ही तो ये रमज़ान का महीना में ये दर्ज देता है। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, वैसे तो बहुत सारे सवालात हैं, हमारा टाइम शॉर्ट है, हमारे हाशमी साहब भी हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी कब टॉक ख़त्म हो और मैं कलाम पढ़ूँ और शहरी का टाइम हो जाए और मैं घर जाऊँ। सही। तो मैं आपसे सिर्फ मेमन टीवी के बारे में, और अली गुडल से आपकी माशाल्लाह मुलाकात भी है। तो मेमन टीवी को आप माशाल्लाह 1.5-2 साल से इस लेवल पे काम कर रहे हैं। वैसे अली गुडल तो 5-6 साल से काम कर रहे हैं, मोबाइल लेवल से स्टार्ट किया था, आज माशाल्लाह अपना स्टूडियो है और मेमन टीवी एक ब्रांड बन चुका है। तो आप क्या देखते हैं मेमन कम्युनिटी के हिसाब से कि गुड गोइंग? देखिए, मैं सबसे पहली चीज़, कम्युनिटी सर्विस जो भी कर रहा है ना, वो एक इंतहाई ऐसा अमल कर रहा है जिससे उस पूरे तबके को तो फ़ायदा पहुंचना ही है, साथ साथ उसके गिरदो नवा में जितनी चीज़ें उसको भी फ़ायदा पहुंचना है। अली को जहाँ तक मैंने देखा है, अली माशाल्लाह बड़ा हंसमुख आदमी है, सबके साथ बड़ा एक रिलेशनशिप उसने बड़ा अच्छा, PR में बड़ा उस्ताद आदमी है जिसको कहें। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन एक डेडिकेशन होती है। मैं ये समझता हूँ कि जब जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई होंगी नेचुरली, लेकिन अपनी सफ़ों में मजबूती से खड़े रहना ये वॉरियर की निशानी है, और मैं अली जैसे लोगों को वॉरियर मानता हूँ। और मुसलसल अगर पानी का कतरा भी पत्थर पे गिरता रहे तो वहाँ सुराख कर जाता है, और अली शायद एक ऐसी ही मिसाल है। अली मुसलसल अपनी चीज़ों को हिट करता रहा और किया। मेमन टीवी इस वक्त हम भी बैठे हुए वहाँ पे,
तो नेचुरली कुछ वेटेज आ गई है, कुछ वेटेज इसने बना ली है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं इससे पहले देख रहा था कि इतने सारे लोग आके बैठे, तो वेटेज दिख रही होती है। और मैं दुआगो हूँ, अल्लाह पाक ने जितनी अभी तक इज़्ज़त से नवाजा है, जितनी कामयाबियों से नवाजा है, इसे कई गुना इस डेडिकेशन के साथ आपको भी, अली को भी, आपसे भी यूसुफ भाई जितना ताल्लुक़ रहा, मैं बहुत चंद लोगों की आउट ऑफ द बॉक्स जाके मतलब पजीराई करता हूँ, उनमें आपके मुंह पे नहीं करूँगा कभी, लेकिन दूसरों के सामने कर चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में अल्लाह पाक ने बहुत काबिलियत से नवाजा है। आपकी काबिलियत मैंने उस वक्त देखी थी जब आप FVR हाउस में मौजूद थे हमारे साथ, तो मैं देख चुका हूँ उन चीज़ों को। बस अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह से हिम्मत दे, अली को हिम्मत दे, मेमन टीवी को अल्लाह पाक और बढ़ाए और चमकाए। शाह साहब आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम के इख्तिताम में सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा नाज़रीन, कि जो शाह साहब ने कहा कि आप अपने से छोटे की तरफ देखें, आप ऊपर ना देखें। अपने से नीचे वाले को देखेंगे ना तो आप अल्लाह ताला की हुजूर आंसू से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह तूने, तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि तूने मुझे अच्छा बनाया, मुझे सही सलामत बनाया, मुझे मजबूत बनाया, मुझे चलने के काबिल बनाया। अपने से नीचे वाले को देखें, आपको इस्लाह मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और सुकून मिलेगा कि अल्लाह ताला ने आपको उससे बेहतर बनाया है। कल तक के लिए यूसुफ वाइसरॉय को इजाज़त दीजिए। नातिया कलाम के साथ मोहम्मद मियाँ हाशमी साहब। मंजर फज़ा दहार में सारा अली का है, मंजर फज़ा जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। और तुम दखल दे अकीदत के बाग में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाग में। अरे देखो मुआमला ये हमारा अली का है, देखो देखो मुआमला ये हमारा अली का है। और कुलगाह जमाल जुज़ के चेहरे से गया, कुलगाह जमाल जुज़ के चेहरे से गया। अरे घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सरे
मक्तल पड़ा हुआ, अरे उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। मंजर फज़ाए दहार में सारा अली का है। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं बहरिया टाउन कराची में आपके कारोबार और सरमायाकारी को मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए कॉस्मोस बिजनेस टावर, जहां ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर वसी और शानदार ऑफिसेज बेहतरीन कीमतों में दस्तयाब हैं। मेन गेट से सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव पर बहरिया टाउन कराची की सबसे प्राइम कमर्शियल लोकेशन 400 फीट वाइड मेन जिना एवेन्यू रोड पर वाक़ है। तामीराती काम तेजी से जारी है, तो अभी इस आलीशान मंसूबे का हिस्सा बने और महफूज करें अपना मुस्तकबिल। बुकिंग सिर्फ 10 लाख से, वो भी 30 महीनों की आसान इकसात के साथ। तो अभी हमसे राब्ता करें और अपना आलीशान ऑफिस हासिल करें। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉन्टैक्ट